अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। हरियाणा के करनाल में तरावी की नमाज के दौरान शरपसंदों का मस्जिद और मुसल्लियों पर हमला, अजान देने पर एतराज, संगीन नताइज की भी दी धमकी। कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान कलमदानों की तकसीम को लेकर तातुल खत्म, वजीर आला की गवर्नर से मुलाकात, जल्द काबिनी विज़रा की हलफबरदारी यकीनी। कई रियासतों में किसानों ने 10 रोजा हड़ताल का किया ऐलान, तरकारी और दूध की सरबराही पर गैर मामूली असर पड़ने का खदशा। हिंदुस्तान और सिंगापुर के दरमियान मुख्तलिफ शोबेजात में ताउन के लिए मुआहिदों पर दस्तखत, दहशतगर्दी के खिलाफ भी लड़ने का अज़्म। ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं, सोने की स्मगलिंग करो, जमानत आसानी से मिलेगी, राजस्थान बीजेपी एमएलए का मशवरा। और डेनमार्क में बुर्का और निकाब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई, मुकामी मुसलमानों में बेचैनी। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हरियाणा के करनाल में वाक़ नेवल देहात में फ़िरक़ा परस्त शरपसंदों ने तरावी की नमाज के दौरान मस्जिद और मुसल्लियों पर हमला करते हुए दहशत फैला दी। बताया गया है कि 15 तबलीग शरपसंद मस्जिद में दाखिल हुए। उस वक्त तरावी की नमाज पढ़ी जा रही थी। पहले मस्जिद में मौजूद कच्ची दीवार को गिरा दिया गया। मुसल्लियों को नमाज अधूरी छोड़नी पड़ी क्योंकि उन पर हमला कर दिया गया था। मुसल्लियों ने बताया कि शरपसंद धमकी दे रहे थे कि कल से इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। इन्होंने बताया कि पुलिस को इत्तला दी गई थी, लेकिन पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची। बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई गई। मस्जिद को गैर मामूली नुकसान पहुंचाया गया। अभी तक शरपसंदों की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। मुकामी मुसल्लियों ने बताया कि शरपसंद अजान की आवाज़ को लेकर एतराज़ कर रहे थे और इन्होंने धमकी दी कि दोबारा से मस्जिद से अजान की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अभी चल ये होया जी के अड्डे पर जाकर हम नमाज पढ़ रहे थे जी, उन्होंने हमला बोला। कौन थे वो लोग? जानते थे? देखो जी, मैं उनके नाम नहीं जानता। क्या हमला क्यों करा? ये कह रहा जी के तमीज महक में क्यों बोल लो, अजान की दो, अजान सिर्फ 5 मिनट के है जी, गाली का लोच मारने की धमकी दी। क्या नाम है आपका? दारू दूरू की जिन्हें पे रखी, सभी आदमी न्यूट्रल होकर आए थे। कितने लोग थे वो? सभी हमला करने लगे। 20-22 तो बोले कि भाई तो दारू दूर तो नहीं पीते? नहीं, किसी ने दारू नहीं पी रखी थी। तो क्या कहाँ पर पहुँचे हो आप? यहाँ पर अजान दी और कहाँ पुलिस के पास पहुँचे हो? जी हाँ, नमाज पढ़ी, सबको निपटा देंगे। तो शिकायत दे दी आपने? अड्डे पर चले गए और सभी तो और क्या किया उन्होंने? मारपीट करी आपके साथ? तो अपने घर भाग गए कि भाई ये इकट्ठे हो रहे हैं और ये क्या नाम है आपका? तो हमने मौके पर ना तो कोई विवाद नहीं हुआ आपका, ये कोई नहीं विवाद हुआ जी। तो फिर ये आज अचानक विवाद क्यों हुआ? आज अचानक उन्होंने करा जी, मेरे तो कोई वो नहीं है। गाँव गांव के लोग थे वो? गाँव के लोग थे जी। अच्छा, तो क्या कार्रवाई चाहते हो आप? कार्रवाई चाहते हैं जी, मेरे थोड़े भाई मुसलमान हैं वहाँ, हम यहाँ कार्रवाई चाहते हैं। धमकी देवे कि तुम न जानते मार देंगे, रुआ कर देंगे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हाँ नहीं, उन्होंने वो तो आपका स्पीकर रोकने के लिए आए थे या वो स्पीकर नहीं बज रहा था जब जा मुझे थोड़ा ही स्पीकर नहीं बजता। 15 मिनट हो रही थी, स्पीकर बंद हो गया। अभी सूचना मिली थी नेवल मस्जिद है, उसमें किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ है। अभी न कंप्लेंट दी है, उसकी जांच करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस मौके पर नहीं गई? इतनी बड़ी घटना धार्मिक स्थल में। पुलिस गाड़ी मौके पर गई थी, लेकिन ये लोग यहाँ आ गए थे, इसलिए वापस आना पड़ा। क्या कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता लगा कि कौन लोग थे वो? कुछ लोगों के नाम दिए इन्होंने? हाँ, कुछ लोगों के नाम दिए। तो मुकदमा दर्ज कर रही है पुलिस? हाँ, अभी जांच कर। तो बड़े अधिकारियों को भी सूचना दी गई है? हाँ बिल्कुल, सबको सर, सूचना दी। ये नमाज छोड़ के आए, इनके साथ गाली गलौज मारपीट की गई है मस्जिद के अंदर ही कुछ? हाँ, जो सच्चाई होगी कार्रवाई करेंगे। जो भी ये आपको नहीं लगता ये धार्मिक सौहार्द खराब करने की कोशिश हुई है? देखो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर उन्होंने ऐसा किया है। बाएं बाजू के लीडर डी राजा ने हरियाणा के करनाल में मस्जिद में की गई तोड़फोड़ की मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए डी राजा ने कहा कि उनका कहना था कि बीजेपी और आरएसएस की सरपरस्ती की वजह से मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को हवा मिली है। फौरी इस तरह की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए।
इससे पहले हिंदुस्तान और सिंगापुर के दरमियान बाहमी ताउन के फरोग के सिलसिले में मुख्तलिफ मुआहदात पर दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की मौजूदगी में ये मुआहदे किए गए। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटना और साइबर सिक्योरिटी हिंदुस्तान और सिंगापुर के बाहमी ताउन के अहम हिस्से होंगे। सिंगापुर में वज़ीर आज़म सिंगापुर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी को हम एक बड़ा खतरा मानते हैं और इसके इस्तेदाद के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की नॉनयांग यूनिवर्सिटी का भी मुशाहिदा किया। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबेजात के बारे में वज़ीर आज़म ने तफसीलात हासिल की हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इससे पहले सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऐवान सदर पहुंचने पर मुकामी वज़ीर आज़म ने उनका इस्तकबाल किया। नरेंद्र मोदी ने मार्च की सलामी भी ली। सिंगापुर की सदर हलीमा याकूब से भी नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। बाहमी ताल्लुकात के फरोग के सिलसिले में दोनों रहनुमाओं ने तबादला ख्याल किया है। 8 रियासतों की किसान यूनियनों ने जुमेरात के दिन 10 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल के तहत दूध और सब्जियों की सप्लाई बंद कर दी गई है। किसान यूनियन ने इस हड़ताल की मध्य प्रदेश के मंसूर में किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर यह ऐलान किया है। गुज़िश्ता साल मंसूर में पुलिस की फायरिंग में 6 किसानों की मौत हुई थी। हड़ताल का असर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकता है। उधर भोपाल में किसानों की हड़ताल का असर देखा गया। मुकामी ताजरीन ने बताया है कि किसानों की हड़ताल की वजह से सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ सकती हैं। अवाम को भी मुश्किलात का सामना है। 1993 में मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में शिद्दत से मतलूब अहमद लंबू को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। लंबू को पकड़ने के लिए सीबीआई ने लुक आउट इंटरपोल नोटिस जारी की थी। लंबू की गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के वजीर आला कुमारस्वामी ने कहा है कि कांग्रेस के साथ कलमदानों की तकसीम में हायल रुकावटों को दूर कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने बताया कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी की तजवीज़ पर अमल किया जा रहा है। दोनों पार्टियों में मसावी कलमदान तकसीम किए जाएंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि दोनों पार्टियों के कलमदानों की तकसीम को लेकर इत्तेफाक राय हुआ है और जल्द ही इसका कतई फैसला भी कर लिया जाएगा। इस दौरान कर्नाटक के वज़ीर आला कुमारस्वामी ने नायब वज़ीर आला परमेश्वर के हमरा राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि कलमदानों की तकसीम पर इत्तेफाक राय के बाद काबीना की तश्कील को लेकर बातचीत हुई है। दूसरी तरफ जेडीएस के सीनियर लीडर दानिश अली ने बताया है कि कर्नाटक में जेडीएस को फाइनेंस और कांग्रेस को दाखिला कलमदान तय हुआ है और इस सिलसिले में आज शाम तक फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस रुकन असेंबली एन.ए. हारिस के हामियों की तरफ से पार्टी हेडक्वार्टर के पास एहतजाज किया गया। रुकन असेंबली के हामियों का कहना था कि एन.ए. हारिस मुसलसल तीसरी बार मुंतखब हुए हैं, उन्हें काबीना में जगह मिलनी चाहिए। हारिस की हिमायत में नारेबाजी भी की गई। खबर बिहार से। बिहार के रघुपुर में बाज गरीब अफराद के मकान जलाए जाने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि 29 मई को मुबैना तौर पर बाज अफराद ने मकान को आग लगा दी। मुतासर अफराद का कहना है कि यादव तबके की तरफ से ये आग लगाई गई थी। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ बिहार के नायब वज़ीर आला सुशील मोदी ने रघुपुर में मकानात जलाए जाने के पीछे आरजेडी कारकुनों को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है। आरजेडी के सीनियर लीडर मनोज झा ने कहा है कि बीजेपी की तानाशाही मुल्क को अपने कब्जे में लेना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए मनोज झा ने कहा कि अपोजिशन ने अवाम को साथ आने की अपील की है और इसके अच्छे नतायज सामने आए हैं और अब अवाम ने भी यह जहन बना लिया है कि बीजेपी का वक्त खत्म हो चुका। बाएं बाजू के सीनियर लीडर सीताराम येचुरी ने ज़िमनी इंतखाबात पर तबसरा करते हुए कहा है कि मुल्क की आवाम को इस बात का एहसास हो गया है कि मुल्क को बचाना है तो बीजेपी को हटाना होगा। उनका कहना था कि मुल्क को आगे बढ़ाना है और आगे ले जाना है तो बीजेपी को बढ़ने से रोकना होगा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत के 4 साल पूरे हो चुके हैं। कई रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है। कई वादों को मोदी हुकूमत ने पूरा नहीं किया। अवाम पूछ रही है कि 4 साल होने आ गए, आखिर हमारे 15 लाख खाते में कब आएंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात मुकामी मौज़ूआत पर असरअंदाज होते हैं। उनका कहना था कि 4 जगह लोकसभा के इंतखाबात हुए और 2 पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। उनका कहना था कि ये इंतखाबात वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनाने के लिए नहीं थे। उनका कहना था कि मुकामी मसाइल की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हुई हार से पार्टी कारकुनों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है।
ताहम स्वामी ने कहा है कि कारकुनों में जोश पैदा करने के लिए मकबूल कायदीन को ही तरजीह देनी चाहिए। हमें इस बार सबक लेना चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश वर्गिया ने कहा है कि मगरबी बंगाल में तशद्दुद के जरिए अपोजिशन को कुचला जा रहा है। हुक्मरान जमात के लोग खुलेआम अपोजिशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में अगर कुत्तों को मारती है तो इंसानी हुकूक के नुमाइंदे जमा हो जाते हैं, लेकिन मगरबी बंगाल में इंसानों को मारा जा रहा है, उसके बावजूद भी इंसानी हुकूक के नुमाइंदे नजर नहीं आते। राजस्थान के बीजेपी के रुकन असेंबली अर्जुन लाल गर्ग ने मशवरा दिया है कि सोने की स्मगलिंग की जाए, ड्रग्स की नहीं। सोने की स्मगलिंग में जमानत मिलना आसान होता है। बताया गया है कि देवासी तबके के एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान रुकन असेंबली अर्जुन लाल गर्ग ने कहा है कि मंशियात की स्मगलिंग और इसकी पैदावार को बंद किया जाए, क्योंकि ये गैर जमानती जुर्म है। इसके बजाय सोने की स्मगलिंग करे तो बेहतर रहेगा। मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से बीजेपी के रुकन असेंबली को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर। हरियाणा के करनाल में तरावी की नमाज के दौरान शरपसंदों का मस्जिद और मुसल्लियों पर हमला, अजान देने पर एतराज, संगीन नताइज की भी दी धमकी। कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान कलमदानों की तकसीम को लेकर तात्तुल खत्म, वजीर आला की गवर्नर से मुलाकात, जल्द काबीनी विज़रा की हलफबरदारी यकीनी। कई रियासतों में किसानों ने 10 रोजा हड़ताल का किया ऐलान, तरकारी और दूध की सरबराही पर गैर मामूली असर पड़ने का खदशा। हिंदुस्तान और सिंगापुर के दरमियान मुख्तलिफ शोबेजात में ताउन के लिए मुआहिदों पर दस्तखत, दहशतगर्दी के खिलाफ भी लड़ने का अज़्म। ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं, सोने की स्मगलिंग करो, जमानत आसानी से मिलेगी, राजस्थान बीजेपी एमएलए का मशवरा। और डेनमार्क में बुर्का और निकाब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई, मुकामी मुसलमानों में बेचैनी। डेनमार्क ने मुकम्मल बुर्के और निकाब पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। डेनमार्क की पार्लियामेंट में मुसव्वदा कानून को मंजूरी दी गई है। पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर मुकामी सरोकराना का जुर्माना आयद किया जाएगा। दोबारा अगर ऐसा किया गया तो 10 गुना ज्यादा जुर्माना आयद करना होगा। इस कानून के हक में 75 और मुखालिफत में 30 वोट डाले गए। कानून पर 1 अगस्त से अमल होगा। नए कानून में मुस्लिम खवातीन का बिलखुसूस जिक्र नहीं किया गया, ताहम इसमें कहा गया है कि अवामी मुकामात पर जो भी अपना चेहरा छुपाएगा उस पर जुर्माना होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने डेनमार्क हुकूमत के इस कानून पर खवातीन की हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दी है। वाज़ेह है कि फ्रांस ने 2011 में पहले बुर्के और मुकम्मल निकाब पर पाबंदी आयद की थी। बाद में बेल्जियम और ऑस्ट्रिया ने भी निकाब पर पाबंदी आयद की। गाजा और मगरबी किनारे में फलस्तीन की हिफाजत को यकीनी बनाने से मुताल्लिक करारदाद का मुसव्वदा सलामती कौंसिल में पेश किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की सफ़ीर निकी हेली ने वाज़ेह किया है कि वो ऐसी किसी भी करारदाद को वीटो करेंगी। इन्होंने कुवैत की तरफ से पेश करदा करारदाद को एक तरफा करार दिया। बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीम रेड क्रॉस ने कहा है कि वो जंगी हालात में काम करने के लिए सर्जनों की 2 टीमें गाजा रवाना करेंगी। इस सर्जिकल यूनिट के क़याम का मकसद इसराइली फायरिंग में जख्मी हुए फलस्तीनियों का इलाज है। गाजा इसराइल सरहद पर हालिया झड़पों में 115 फलस्तीनी जाँ बाग हुए, जबकि 3000 जख्मी हुए थे। बताया गया है कि 3600 फलस्तीनी बरह रास्त फायरिंग से मुतासिर हुए थे।
शाम के अपोजिशन के मुज़ाकरातकार ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि शाम के मुज़ाकरात से ईरान को बाहर किया जाए। अपोजिशन के मुज़ाकरातकार ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की निगरानी फेडरिका मोर्गिनी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अपोजिशन के मुज़ाकरातकार ने कहा है कि ईरान की वजह से शाम का मसला हल नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ शाम के सदर बशर अल असद ने कहा है कि अमेरिका को इराक से सबक सीखना चाहिए और इसे शाम को खाली कर देना चाहिए। बशर अल असद ने इस अज़्म का इजहार किया है कि अमेरिका हिमायत याफ्ता शाम के जमहूरी फोर्सेस के ज़ेर कब्जा इलाकों को मुज़ाकरात या फिर ताकत के जरिए वापस लिया जाएगा। एक इंटरव्यू के दौरान बशर अल असद ने कहा कि हुकूमत ने SDF के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर ट्रंप ने भी कहा है कि शुमाली कोरिया के नुमाइंदों के साथ बातचीत मुस्बित रही और अब वो किम जोंग उन के मकतूब का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना था कि कोरिया का एक वफ्द आज वाशिंगटन आ रहा है और ये वफ्द शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का मकतूब उन्हें हवाले करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। उनका कहना था कि दोनों ममालिक के मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत जा रहे हैं। ताहम इन्होंने कहा है कि वो अब भी नहीं जानते कि 12 जून को सदर ट्रंप की शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात होगी या नहीं। दूसरी तरफ अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान ने कहा है कि न्यूयॉर्क में अमेरिका और शुमाली कोरिया के ओहदेदारों के दरमियान मुलाकात खत्म हो गई। तर्जमान के मुताबिक शुमाली कोरिया के मंदूब किम योंग चूल और पोम्पियो के दरमियान दूसरे दिन भी मुलाकात हुई और ये मुलाकात हौसला अफजा रही है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन इस बात का अज़्म किया है कि हमारे जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के मौक़िफ़ पर हम कायम हैं। रियासती TV पर नशर एक खबर में बताया गया है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा के साथ हुई मुलाकात के दौरान इस मसले पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक की तरफ से इस साल बाहमी कॉन्फ्रेंस से भी इत्तेफाक किया गया है। इससे पहले शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगाई लारोव से प्यांगयांग में मुलाकात की। किम जोंग उन ने सदर ट्रंप से मुजव्वज़ा मुलाकात के बशमूल अपने जौहरी प्रोग्राम के मंसूबा और इसे तर्क करने के उमूर पर भी बातचीत की थी। दूसरी तरफ अमेरिका के वज़ीर दिफा ने अपने सिंगापुर दौरे के मौके पर जनूबी एशियाई दिफाई ओहदेदारों से मुलाकात की। मुज़ाकरात के तनाजुर में अमेरिकी वज़ीर दिफा ने वियतनाम, ब्रुनाई, मलेशिया, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, बर्मा और थाईलैंड के वज़राए दिफा से मुलाकात करते हुए इलाकाई उमूर के अलावा दूसरे अहम उमूर पर बातचीत की। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।